परफेक्ट। सो सबसे पहले तो चार्जिंग समझते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होती है। ऑल्दो चार्जिंग बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह से होती है। थोड़ा सा सर्किट से बस समझना है कि चार्जिंग हो कैसे रही है। ऑल्दो जो चार्जिंग का जो मतलब हम जो पहले कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे उस उन सब के अंदर हम चार्जिंग ही कर रहे थे। ओके, मतलब जो है ना, कैपेसिटर को हमने बैटरी से लगाया हुआ था और वो चार्ज हो रहा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें चार्जिंग की ही हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं ऊपर। ओके, और अगर बस सिर्फ मैं इनके चार्जिंग के वो दिखा दूँ, ग्राफ दिखा दूँ, थोड़ा सा एक चार्जिंग का सर्किट बना के दिखा दूँ, तो आपको एक जो है ना सॉर्ट ऑफ आइडिया हो जाएगा कि चार्जिंग किस तरह से होती है, सही। ऑल्दो अगर लेट से मेरे पास जो है एक सर्किट है। हम्म, सही है। अच्छा, अब इस सर्किट के अंदर जो है वो, इस सर्किट के अंदर मेरे पास जो है लेट से एक कैपेसिटर मैंने लगाया हुआ है, सही है। ये आ गया एक कैपेसिटर, सही हो गया। तो अब ये एक सिंपल सा चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होगा, सही है। और अब इस चार्जिंग के अंदर क्या होगा कि कैपेसिटर के ऊपर जो है ना चार्जेस स्टोर होना शुरू होंगे, और तब तक चार्ज स्टोर होते रहेंगे जब तक जो वोल्टेज आपने यहाँ पे दिया हुआ है वही वोल्टेज आपके पास यहाँ पे ना आ जाए, राइट। मतलब जितने वोल्ट की आपने बैटरी लगाई हुई है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ना आ जाए, राइट। तो और उतने वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अक्रॉस द टू प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी एंड चार्ज चार्ज जीरो हो जाएगा, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ कि when PD across the plate is equal to the PD of the battery, right? Then PD यानी potential difference between the capacitor and the battery will be zero, will be zero, right? And जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब होगा at that point, at that point capacitor will be, capacitor will be fully charged, fully charged, okay। सो उस पॉइंट पे जब हमारे पास जो है, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस हो जाएगा, तो उसके बाद जो है कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, सही है। ये एक बात कह दी मैंने। अच्छा, दूसरी बात कि जब, अच्छा, अगर तो आप जैसे कि इस पॉइंट को, यानी इस पॉइंट को, इस पूरे पॉइंट को, सही है, और इस पूरे पॉइंट को, सही है। आप मान लो कि पॉइंट ए जो है वो बैटरी वाला सर्किट है, पॉइंट बी जो है वो कैपेसिटर वाला सर्किट है, सही। जब आप इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, ओके। या जब, दूसरा तरीका, या जब कैपेसिटर की एक प्लेट और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए वोल्टेज ऑफ द बैटरी के, ओके। पावर सब वोल्ट बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर होगा वो फुली चार्ज हो चुका होगा, ओके। उसके बाद कोई फर्दर उसमें चार्जिंग नहीं होगी, ओके। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो जो सर्किट के अंदर जो करंट होते हैं वो जीरो हो जाता है, कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा, और मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस आपको दिख रहा होगा, ओके। तो अगर मैं इनकी ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो है इनकी ग्राफ इस तरह से बनेगी।
सही है। तो अब वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। सही है। और इस पॉइंट तक पहुंच गया, ओके। सही है। सो वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते 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 यहाँ पे पहुंच गया और फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सही। और ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज था, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ, ये आपके पास ये वोल्ट्स है, इन वोल्ट्स। सही है। और ये आपके पास टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर रहे हैं, ओके। अच्छा, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट अगर मैं बनाने की कोशिश करूं कि, ओके, सो ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा अगर हम इस लाइन को ऊपर कर दें, सो ये पॉइंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी के बराबर होगा, ओके। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास होगा, ये वी नॉ वी के बराबर हो जाएगा, सही। और ये वी वी ऑफ द बैटरी, वोल्टेज ऑफ द बैटरी, सही। जब वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बराबर आ गया तो अब आपके पास कोई फर्दर वोल्टेज चार्ज स्टोर नहीं होगा, सही। और यही सिमिलर ग्राफ जो है वो चार्ज के लिए भी बनेगा, ओके। सो यही सिमिलर ग्राफ चार्ज के लिए भी बनेगा, सिर्फ जो है वो एक्सेस डिफरेंट होगा, सही है। इसको चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू, ये हमारे पास हो जाएगा सी, सही है। और ये हमारे पास हो जाएगा क्यू नॉट, ये मैक्सिमम क्यू, ओके। इसको तुम वी नॉट कह लो, सही है। वी नॉट फिर आपके पास ये हो जाएगा बैटरी का, सही, वी नॉट ये हो जाएगा बैटरी का, क्लियर। अच्छा, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो करंट होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, ओके। और कैपेसिटर जैसे जैसे उस पर चार्ज स्टोर होता रहेगा वैसे वैसे कैपेसिटर का करंट डिक्रीज होता रहेगा, और फिर डिक्रीज होके इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे कैपेसिटर का करंट जीरो हो जाएगा, राइट। क्योंकि कैपेसिटर जो है वो आपको पता है कि एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, लेकिन जो है ना डीसी ब्लॉक करता है, ओके। डीसी तो डीसी फ्लो को खत्म कर देता है। तो जो है ना वो करंट जो होगा वो आपके पास इस तरह से आपको दिखेगा, सही हो गया, लाइक दिस, क्लियर। सो ये आपको जो है डीसी, ये आपको दिखेगा करंट इन आई, इन एम्पेयर, ओके। सो करंट डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, और वोल्टेज और आपके पास जो है सिर्फ जीरो होना चाहिए, मैंने इसको ऊपर बनाया लाइक दिस, ओके। सो और आपके पास जो है ना वोल्टेज और चार्जेस मैक्सिमम को रीच करेंगे, राइट। ये मेरे पास चार्जिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं पीछे पढ़ते हुए आए हैं, ओके। चार्जिंग से रिलेटेड इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सही। अच्छा जी, अब आ जाओ डिस्चार्ज करवा दें कैपेसिटर को। डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, सो सही है। अच्छा, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का हम सर्किट बना लेते हैं, सही है। लेट्स से कि मेरे पास जो है, हम्म, बच गया। सो लेट्स से एक कैपेसिटर है मेरे पास, और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है किसी किसी बल्ब से, ओके। सही है। अब बल्ब, आप बल्ब को एज अ रेजिस्टर भी मान सकते हो, सही है। आप बल्ब को एज अ रेजिस्टर भी मान सकते हो, सही है। थोड़ा सा आसानी समझाने के लिए जो है वो मैं बल्ब ले रहा हूँ, ओके। सो बल्ब का वैसे सिंबल आपके पास होता है क्रॉस वाला, सही है। सो आप बल्ब मान लो या बल्ब के अंदर छुपा हुआ रजिस्टर कंसिडर कर लो, आपके लिए आपकी मर्जी है, सही है। अच्छा जी, अब ये कैपेसिटर, ये बैटरी, ये बेसिकली आपके पास जो कैपेसिटर है ये बैटरी नहीं है। ये बैटरी की तरह दिख रहा है मे भी, लेकिन ये बैटरी नहीं है, कैपेसिटर है, सही। ऑल्दो जब आपके पास जो है ना यानी जब बैटरी काम नहीं कर रही होती तो कैपेसिटर जो है वो फिर एज अ बैटरी काम करता है, और वो जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। ये चीज़ हमने पढ़ी है। सो अब ये जो कैपेसिटर है, जैसे ही आपने इस रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मान लो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो जो चार्जिंग जो डिस्चार्जिंग पाथ होगा वो यूं बन जाएगा, सही है। और यूं जो है वो डिस्चार्ज होता हुआ
वो यहाँ पे चले जाएगा, राइट। सो जो एक्सेस एक्सेस चार्ज होंगे, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नेगेटिव प्लेट पे स्टोर होंगे, बस उन्होंने जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यानी एक उस प्लेट से दूसरी वाली प्लेट पे जाना है, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, राइट। और जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना डिस्चार्जिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अच्छा, अब डिस्चार्जिंग में ऑब्वियसली बात है कि हम जो है यहाँ पे एक अदर रेजिस्टर हम लगा देते हैं, क्योंकि अगर चार्ज अगर ज़्यादा स्टोर हुए हैं और हम डायरेक्टली डिस्चार्ज करें, मतलब विदाउट कनेक्टिंग द रेजिस्टर, हम डायरेक्ट जो है ना कैपेसिटर के एक एंड से वायर ज्वाइन करें और दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दें, तो उससे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और इवेंचुअली कैपेसिटर फट भी सकता है, ओके। स्पार्क होता है, फट सकता है, ओके। तो इस वजह से हम ऐसा काम नहीं करते, सही। सो हमने ये बात की कि भाई हमारे पास जो है ना कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो हम कोई रजिस्टर के थ्रू या कोई ऐसे एलिमेंट के थ्रू होगा कि जो एनर्जी को लॉस करवाए, सही है? ताकि या कोई एनर्जी कंज्यूमिंग के जो एनर्जी कंज्यूम करे, सही है, तो उसके अंदर वो उससे जो है ना कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। अच्छा जी, अब अब अगर तो हम डिस्चार्जिंग को देखें, सो डिस्चार्जिंग के अंदर जो है वो हमारे पास रेजिस्टर जो है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा, सही है। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे जो है थर्मल या लाइट के अंदर कन्वर्ट होगी, थर्मल एनर्जी के अंदर, सही है। सो ये एनर्जी का कन्वर्जन है। अच्छा, अब हमारे पास हम अगर इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो इसके ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे। इनकी ग्राफ और इनकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास सिलेबस में आती है, सही, तो इनको जरा समझते हैं। आ जाओ भाई। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास, सी को कॉपी पेस्ट करें, सही है। सो लेट्स से अगर मेरे पास मैं वोल्टेज का रिलेशन देखूँ, सो वोल्टेज का जो रिलेशन मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा, हम्म, वो मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटी पे जो भी बैटरी का वोल्टेज है वही जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा, सही हो गया। थोड़ा सा स्क्रीन कर देते, क्लियर। सो ये हमारे पास जो है वोल्टेज का ग्राफ है कि वोल्टेज जो है ये वी नॉट होगा, वी नॉट, सही है। और ये वी नॉट से डिक्रीज होता हुआ एट आफ्टर सम टाइम वो जीरो हो जाएगा, सही है। और यही सेम ग्राफ जो है वो चार्ज के लिए भी बनेगा, सही है। कोई फर्क नहीं होने वाला, सही है। यही सेम ग्राफ आपके पास क्यू इन कूलम, सही है। और जो चार्ज आपके पास होगा वो यहाँ से डिक्रीज होगा, सही है। और यूं चले आएगा, सही है। और अगर हम करंट की बात करें, सो करंट हमारे पास, अच्छा, अब करंट यहाँ पे भी क्या होगा कि करंट सर्किट के अंदर पहले इंक्रीज होगा और फिर खत्म हो जाएगा, सही है। क्योंकि मतलब अगर आप करंट का पी ग्राफ देखोगे, तो करंट का जिस तरह का ग्राफ पहले बन रहा है तकरीबन आपको उसी तरह का दिख रहा होगा, राइट। करंट का मतलब करंट डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि करंट इनिशियली मैक्सिमम होगा और फिर इवेंचुअली जो है वो डिक्रीज होते 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 वो जीरो तक चले आएगा, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सही हो गया। सो करंट हमारे पास इस तरह से होकर जीरो हो गया, सही है। और करंट अगेन जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टिल कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के अंदर करंट हमेशा जीरो हुआ करता है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया आई इन एम्पेयर। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट जो कि डिक्रीज हो गया। अच्छा, अब अगर हम, अच्छा, अगर अगर आप वैसे लॉजिकली सोचो तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। करंट जिस डायरेक्शन से चार्ज हुआ होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से डिस्चार्ज हो रहा होता है, सही है। तो हम इस ग्राफ को नीचे भी बना सकते हैं, नेगेटिव एक्सिस में भी बना सकते हैं, और वो फिर लीस्ट नेगेटिव होते होते जीरो हो जाएगा, राइट। लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सिर्फ वो एक एक कॉन्सेप्चुअल सी बात है, ऑल दो हमारे पास वो चीज़ इतनी नहीं है, हम सिलेबस में इसको इसी तरह से बना रहे होते हैं, सही। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर हम इस सर्किट पे किरचॉफ लॉ लगाए, सही है, हम देखने के लिए कि वर्किंग किस तरह से हो रही है, तो तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास एक वो है, तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, सही है, जिसपे कोई ना कोई वोल्टेज स्टोर होगा, और तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है, ओके। सो
जो भी तुम्हारे पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर होना चाहिए, उनका सम जीरो होना चाहिए। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है, क्योंकि सीरीज सर्किट है, कोई और चीज़ लगी भी नहीं है, सही है। सो तुम्हारे पास जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, वो तुम्हारे पास किरचॉफ लॉ के हिसाब से जीरो होने चाहिए। ओके। अच्छा जी, अगर तुम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की बात करो तो क्यू इक्वल टू सी वी से आता है। क्यू ओवर वी तुम कर दो, सही है। क्यू ओवर सी कर दो तो कैपेसिटेंस आ जाएगी, सही है। और ये इसका वोल्टेज आ जाएगा। और अगर वी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर की बात करो तो वी को टू आई आर से आएगा। ओके। सो अच्छा, अब अगर हम बेसिकली ना इसकी ये देख रहे हैं कि हम अगर इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, सही है। तो हमारे पास जो है अम, अब हम अगर सारी को एक ही टर्म में लिख लें, आपको पता है कि भाई आई इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, राइट, rate of change of charge, okay, so dq over dt, right, dq over dt is your I, okay। तो अगर तुम I की जगह पे dq over dt रख लो, सही है। और हमने कहा कि भाई q over c, सही है। और हम इस चीज़ को वहाँ भेजें तो नेगेटिव dq over dt टाइम्स r, ओके। अच्छा, dq को एक तरफ बना लेते हैं और इन सब चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब रीअरेंज कर लेते हैं, सही है। डी क्यू ओवर क्यू, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी टी ओवर सी टाइम्स आर, सही है। या आर टाइम्स सी कर लेते हैं, आर टाइम्स सी, राइट। और नेगेटिव साइन यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, सही। ये तुम्हारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रही है इसकी, राइट। अब बेसिकली हम यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम निकालना चाह रहे हैं, इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं चार्ज की, सही है। तो क्योंकि यहाँ से चार्ज की इक्वेशन निकलेगी, तुम देख पा रहे हो कि इक्वेशन के अंदर सिर्फ चार्ज रह रहे हैं, सही है। सो अब हमें बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही है, ताकि हम जो है ना चार्ज की इक्वेशन निकाल पाए, सही है। क्योंकि अगर आप करंट को सोचो, वोल्टेज को सोचो, तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ आपको चार्ज दे रहा होता है, सही है। जैसे अगर आप करंट का ग्राफ सोचो तो इस करंट का ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ आपको चार्ज दे रहा होगा, राइट। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, सही है, और इंटीग्रेट आप कर रहे हो यहाँ पे क्यू से क्यू नॉट तक, सही है, ओके। और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो टाइम को टी से जीरो तक, सही। अच्छा, अब यहाँ ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ये दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ्स के अंदर तुम लोगों ने शायद पढ़ी हो, वैसे A2 के अंदर पांचवा छठा चैप्टर बन के आता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद आता है, सही है। तो ये हमारे पास बनी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। जब तुम इसको सॉल्व करोगे सो तुम्हारे पास जो है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें ये पता होता है कि भाई हमारे पास जैसे 1/Q0 है, तो Q का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये हो जाएगा ln Q, सही है। और ऑल दो, अच्छा ये हो गया। और हमारे पास जो है यहाँ पे जस्ट सिर्फ टी आ जाएगा हमारे पास, सही है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास T1 है और dt लगा हुआ है, सही है। आर सी कॉन्स्टेंट है, सही है। तो आप आर सी को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर भी ले जा सकते हो, सही है। मैथ्स हम लोग ने पढ़ी है, सो इसे मैं करा रहा हूँ, सही है। टी ओवर आर सी, राइट। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव साइन, सही है। अच्छा, चूंकि लिमिट सी में लिमिट्स अप्लाई कर दो, सही है। तो ये टी ओवर आर सी आ गया, और जब टी में जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जब एल एन यहाँ पे एल एन क्यू आ रहा है, और एक और जब इसकी लिमिट लगाओगे तो माइनस एल एन क्यू नॉट आ जाएगा, ओके। अच्छा, सो अगर हम इसको सॉल्व करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा और आसान करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन को कॉमन ले लो, सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल एन क्यू ओवर क्यू नॉट, सही है, माइनस टी ओवर आर सी, सही है। एल एन को हटाओ, एक्सपेंड बन जाएगा। सो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी, राइट, इज इक्वल्स टू क्यू ओवर क्यू नॉट, सही है। क्यू को इधर शिफ्ट कर दो तो तुम्हारे पास बन जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट
ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, राइट। ये तुम्हारे पास फाइनल फॉर्म बन रही है, ओके। सही, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की टेंशन, ये इक्वेशन की टेंशन मत लेना। ये ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं आती, लेकिन तुम लोग मैथ्स पढ़ो जो, इसलिए मैंने करके दिखा दी है, सही है। ये हमने जो है ना किरचॉफ का लॉ लगाया, सही है। ये हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, सही है, वोल्टेज लॉ। और देखो याद रखना कि जब भी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कैपेसिटर पे लगेगा या और दूसरे कंपोनेंट पे लगेगा, तो वहां पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जरूर होगी, राइट। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ी है, सही है। क्योंकि आप जो है वो किसी भी एक इक्वेशन की तरफ जा रहे होते हो तो आपको फिर करना पड़ता ही है, सही है। तो ये हमारे पास जो है चार्ज की इक्वेशन बन रही है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसके अंदर जो पैरामीटर्स आए वो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं बता देता हूँ, सही है। Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास Q है, ये हमारे पास होगा चार्ज रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, ओके। Q नॉट हमारे पास होगा इनिशियल चार्ज, initial charge stored in the capacitor, okay, okay, and e is just the exponential function, आपको कैलकुलेटर में दिख जाएगा वो, सही है। और r is a resistance, okay, and c is a capacitance। बच्चों इस यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। कैपेसिटेंस, परफेक्ट, राइट। अच्छा तुम्हें पता है कि भाई Q इज इक्वल्स टू सी वी का तुम्हारे पास रिलेशन है। तो अगर तुम Q को रिप्लेस कर दो सी वी से, तो तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन जो है थोड़ी सी इस फॉर्म में आ जाएगी कि सी टाइम्स वी इज इक्वल्स टू सी टाइम्स वी नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी, राइट। सो अगर तुम यहाँ से सी और सी को कैंसिल कर दो तो तुम्हारे पास वोल्टेज की भी इक्वेशन आ जाएगी, वी इक्वल्स टू वी नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, राइट। सही हो गया। अच्छा, और यही सारे जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे बताए हैं वही सारे पैरामीटर यहाँ पे भी होंगे। क्यू की जगह पे तुम वी को अज्यूम कर लो, तो चार्ज के बजाय वोल्टेज रिमेनिंग एट टाइम टी। और क्यू नॉट की जगह तुम ले लो चार्ज, इनिशियल चार्ज के बजाय इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। एंड यू ऑल्सो नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, राइट। यू नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर। सो अगर आप इसके अंदर इक्वेशन रखोगे, इस वी की जगह पे आई आर रख दो, सही है, और आई डॉट आर रख दो, तो आपके पास जो है वो यही इक्वेशन आई के टर्म में भी आ जाएगी, राइट। आर से आर कैंसिल कर दो, सो you'll get the equation in term of I naught and minus t over RC, राइट। सो ये तीन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी, सही हो गया। अच्छा, अब जो है सही। ये हमारे पास जो इस ग्राफ को हम डिके कर्व कहते हैं, ओके। या डिके, डिके हम कह रहे होते हैं, या हाँ डिके ही कह रहे होते हैं, सही, कोई और नाम नहीं है इसका। तो डिके कर्व जो है ना, वो उसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी, सही है। ग्रोथ, जो चार्जिंग के हमने ग्राफ बनाई है, इनको हम ग्रोथ कह रहे होते हैं, सही है। और ये हमारे पास डिके कर्व, ओके। ग्रोथ और डिके हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है, राइट। जहाँ पे भी ग्रोथ और डिके होगा वो कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉलो करेगा। एक्सपोनेंट जो है ना, ये जो ई आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना आपको ग्रोथ देगा, सही है। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि भाई कैपेसिटर की ग्रोथ, कैपेसिटर के अंदर ग्रोथ की हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ग्रोथ यानी चार्जिंग का प्रोसेस, सही, ग्रोथ उसको कहेंगे, चार्जिंग का प्रोसेस। सो ग्रोथ के अंदर हमें फर्दर डिटेल नहीं है, सही। तो हम डिके की तरफ आ जाते हैं, यानी डिस्चार्जिंग की तरफ आ जाते हैं, सही। सो डिस्चार्जिंग की अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास जो डिके हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रही है वो किस हिसाब से होगी, सही, किस हिसाब से होगी। यानी यानी क्या फैक्टर हैं जो कि डिस्चार्जिंग पे अफेक्ट कर सकते हैं, कितनी कितनी देर से डिस्चार्जिंग होगी, राइट। तो उसके लिए ना हम अगर इसकी इक्वेशन पे गौर करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कैपेसिटर है ना, वो
एग्जैक्टली टी अमाउंट ऑफ टाइम में, सही है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, सही है। जिस तरह से तुम लोग ने एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बचपन में, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट याद है किसी को, एनीबडी? यस, किसी को हाफ लाइफ का याद है कुछ? अगर याद है तो सही है, अगर नहीं याद तो हम कह देते कि भाई हमारे पास जो है एक, अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो उसको एग्जैक्टली हाफ होने में कितना टाइम लगता है, वो हमारे पास हाफ लाइफ था। ओके, यहाँ पे हमारे पास उसी तरह का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें बताने लगा हूँ, उसके बाद फिर मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूँ, सही है। ये जो आर सी है, इसको हम कहते हैं टाओ के इक्विवेलेंट। ओके, छोटा टी, मतलब इस ग्रीक लेटर है, इसको टाओ प्रोनाउंस करते हैं। ओके, अच्छा, तो हमारे पास जितनी भी इक्वेशन है आर सी को तुम जो है इस टाओ से रिप्लेस कर सकते हो, और ये टाओ जो है ये बेसिकली क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ओके, राइट। और ये जो टाइम कांस्टेंट है ये बेसिकली आपको बताता है रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, राइट। रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग का मतलब है कि डिस्चार्जिंग कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, कितनी देर देर से हो रही है। ओके, और ये जो सिर्फ जो टी है वो आपको बता रहा है कि एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितनी डिस्चार्जिंग हुई है। ओके, और ये जो टाव है ये आपको बताता है रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, राइट। एक तो ये चीज सही है। अच्छा जी, यूनिट इसका आपके पास होगा पर सेकंड, सेकंड नेगेटिव वन, राइट। एक चीज याद रखना कि जब भी एक्सपोनेंट आता है, ये एक्सपोनेंट सही, ये एक फंक्शन है, ये जब भी आएगा तो इसके इसकी जो पावर है ना, उसकी पावर में कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ओके, इसकी पावर में हमेशा नंबर आना चाहिए। तो इसकी पावर में हम जो भी हमारे पास जो यूनिट होगा, जैसे टी है ऊपर न्यूमरेटर में, टी जो है वो सेकंड्स के अंदर है, तो डिनोमिनेटर का जो टी होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो भी चीज होनी चाहिए वो भी सेकंड के अंदर बननी चाहिए, ताकि ये कैंसिल आउट हो सके, और ये पर सेकंड में ही बनेगा, इस सेकंड बन जाएगा सिर्फ, सही। तो सही, सो हमारे पास इसका यूनिट सेकंड हो गया, सही, और ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, सही है। और ये हमें रेट ऑफ डिस्चार्जिंग बता दी कितनी जल्दी जल्दी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। ओके, अच्छा, तो अगर हम ये बोलें कि भाई हमारे पास, अच्छा, इसके अंदर जो है ना, मुझे एक चीज़ और पता नहीं, अच्छा, मैं इसको ना इससे रिलेट करता हूँ, इससे रिलेट करता हूँ बल्कि, डिस्चार्जिंग बता दिया, अगर फिर उसके बाद फैक्टर बता दे, फैक्टर्स, सही। तो अब ये जो टाइम कांस्टेंट है, ये जो डिस्चार्जिंग है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई डिस्चार्जिंग जल्दी जल्दी हो या डिस्चार्जिंग देर देर से हो, अगर मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये तो कैपेसिटेंस बढ़ानी पड़ेगी, सही है। सो कैपेसिटेंस को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, कैपेसिटेंस को मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, सही है। यानी रेट ऑफ डिस्चार्जिंग जो है वो हमारे पास जो है वो मतलब डिक्रीज हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्चार्ज होगा, राइट। और अगर जो है मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, सो तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, सही। तो यानी हमारे पास, मतलब हमें जो है, अगर आप यहाँ पे आओ सर्किट को देखो, सही है। तो अगर हमें सर्किट के बल्ब को ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक, टाइम पीरियड के लिए जलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेंगे, कैपेसिटर के अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर करने पड़ेंगे। वो ज़्यादा चार्ज स्टोर तभी हो सकते हैं जब कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा हो, सही है। तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, या फिर दूसरा काम ये कि इसमें जो है ना रेजिस्टेंस, बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दे, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चार्ज फ्लो होंगे, तो जब आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होंगे तो उसकी वजह से कैपेसिटर जो बल्ब होगा वो देर तक जलता रहेगा, राइट। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कैपेसिटी, जो कि आपके टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करते हैं। ओके, अच्छा जनाब, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो टाइम कांस्टेंट है ना, ये बेसिकली आपको बताता है कि हमारे पास 37% ऑफ द कैपेसिटर, 37% ऑफ द चार्ज किस टाइम पे होगा। ओके, यानी यानी अगर तो तुम सबसे पहले तो एक काम करो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, पहले मैथमेटिकली दिखा समझाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ, सही है। चार्ज की इक्वेशन पे आ जाते हैं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी, या टाउ कह लो, सही है। सो अगर मैं मान लूं कि जो भी टी की वैल्यू है वही मेरे पास जो है ना, यानी मैं कह रहा हूँ कि भाई टी एंड टाउ आर इक्विवेलेंट। ओके, सो जब टी एंड टाउ इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई पावर नेगेटिव वन
राइट, कैंसिल आउट होके वन बन जाएगा। जरा ई टू द पावर नेगेटिव वन कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। क्या कोई कैलकुलेट कर रहे हैं? ई टू द पावर नेगेटिव वन, so I am getting 0.3678, right? And you can round this off to 0.37, right? तो अब आपको ये पता चल रहा है कि जो एक्चुअल चार्ज, और मतलब जो इनिशियल चार्ज है और जो चार्ज आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम है, वो 0.37 यानी 37% तक डिक्रीज होगा। कब? कि जब आपके पास टी इक्वल टू टाउ के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में मार्क करने की कोशिश करूँ, सो लेट से ये मेरे पास जो है टाउ है, सही, या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मार्क करते हैं कि अगर ये मेरे पास लेट से 100% है, सही है। सो ये आपके पास जो है 1 2 3 4, सो 25, सो लेट से यहाँ पे, सही है। सो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा ग्राफ, एक मिनट, सो जब ग्राफ इस पॉइंट पे पहुंचेगा, सही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा ना, वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा टाइम कांस्टेंट। ओके, जब आपके पास ग्राफ 37% पे पहुंच जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा, ये आपके पास है 37%। एक मिनट, सही है, हाँ ये आपके पास है 37%, सही है। सो यहाँ पे जो टाइम आएगा उस टाइम को आपका हो गया टाउ। ओके, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, सही है। और फिर नेक्स्ट जो डिक्रीज आएगा, मतलब अभी ये जो 37% है इसको आप 100 एज्यूम कर लो, और फिर जो है ना ये 37 डिक्रीज होगा तो उस पे जो टाइम आ जाएगा वो टू टाउ आ जाएगा, सही है? ये आ जाएगा टू टाउ, टू टाउ। ओके, 37, नेक्स्ट 37% पे, फिर उसके बाद एक और 37% होगा। फिर उस जो नेक्स्ट टू टाउ पे आपने जो 37% निकाला उसको 100 एज्यूम करो, फिर इसी तरह से काम करो। तो आप ही जब आप ये करोगे तो आप ये देखोगे कि एक कैपेसिटर अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए। ओके, सो ये हम कहते हैं हमारे पास a fully charged capacitor required 5 time constant to discharge completely, राइट? तुम लोग समझ पा रहे हो? कोई मसला हो रहा है? ये वाला थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, जरा मुझे बताओ प्लीज। यस, कोई मसला हो रहा है किसी को, या सब क्लियर है? सर ये एक दफ़ा दोबारा अगर एक्सप्लेन कर दें। क्या चीज़, क्या चीज़? सर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर रिक्वायर्ड 5 कूलम। ओके, देखो, हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि भाई आपके पास जो टाइम कांस्टेंट है वो आपके पास है आरसी के बराबर। ओके, और मेरे पास जो है, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास जो है v इज इक्वल टू वी नॉट, या आप क्यू क्यू की टर्म में ले लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। ओके, सो अब बेसिकली टाउ टाउ किससे बन रहा है? आरसी से रिलेट होके बन रहा है, राइट? तो आप आरसी की कोई भी ऐसी वैल्यू सेट करो कि टाउ जो है वो वन आ जाए। ओके, आरसी की कोई भी ऐसी वैल्यू सेट करो कि टाउ वन आ जाए। ओके, और टी को भी हम वन ले लें, सही है। ये दोनों के टाइम बेसिकली इक्वल अगर हम कर दें, यानी हम एक ऐसे पोजीशन की बात, एक ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जहाँ पे टी और टाउ बराबर हो जाए, हम ये वाले सिनेरियो की बात कर रहे हैं, सही।
तो उस केस के अंदर हमने देखा कि भाई हमारे पास जो Q ओवर Q नॉट हमारे पास बन रहा था, वो हमारे पास बन रहा था 0.37, सही अप्रोक्सीमेटली। ये हमने कहा टी इक्वल्स टू टाउ पे। फिर हमने कहा कि भाई ओके, अगर हम 2 टाउ पे काम करें, टी इक्वल्स टू 2 टाउ पे, सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें Q ओवर Q नॉट की, Q नॉट की, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा e⁻², सही है। सो हमारे पास चार्ज डिक्रीज होके 0.135 हो रहा है, ओके। फिर अगर हम बात करें टी इक्वल्स टू 3 टाउ की, सही है, तो हमारे पास जो टाइम हो जाएगा वो हमारे पास, अब तुम बस एक्सपोनेंट की वैल्यू चेंज कर दे रहो, e⁻³ कर दो, सही है। तो तुम्हारे पास जो तकरीबन आ रहा है चार्ज, वो 0.049 आ रहा है, 49, ओके। और फिर जब तुम फिफ्थ के लिए काम करोगे और फोर्थ के लिए काम करोगे, 4 टाउ के लिए, सही, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा तकरीबन 0.018, ओके। और जब 5 टाउ के लिए काम करोगे तो फिर एक्सपोनेंट -3 के अंदर चले जाएगा, यस, सही है। सो जब टी इक्वल्स टू 5 टाउ है, सही है, 5 टाउ, सो क्यू ओवर क्यू नॉट जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.006, ओके। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, आपने आपने लेट से टाइम कांस्टेंट कोई भी सेट कर दिया। मैं इसको जरा दोबारा समझाता हूँ, मुझसे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत हुआ है, सही, दोबारा से सुनो। आपने जो है ना, लेट से एक सर्किट मान लेते हैं, सही है। उस सर्किट के अंदर जो है हमने ले लिया, रेजिस्टर की वैल्यू मैंने ले ली 1000, सही है। और कैपेसिटर की वैल्यू मैंने ले ली, कैपेसिटर की वैल्यू मैंने ले ली 10 माइक्रोफैरड, सही है। या 0.1 माइक्रोफैरड ले लेते हैं, 0.1 माइक्रोफैरड, ओके। अच्छा जी, अगर मैं इसे टाइम कांस्टेंट, उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एक्सपोनेंट -6, ओके। सो मेरे पास आ रहा है 0.1 मिली सेकेंड। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँ ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए, 1 मिनट, चलो 1000 ले लेते हैं, सही है। तो हमारे पास जो टाइम, जो टाउ की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 1 मिली सेकेंड की, ओके। तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग मुझे पता चल गई 1 मिली सेकेंड, ओके। सही है। अच्छा, सो अब मेरे पास जो है टाइम कांस्टेंट मेरे पास, मैंने एक सर्किट मैंने तुम्हें दिया, उस सर्किट के अंदर मैंने रेजिस्टेंस दे दी, मैंने तुम्हें कैपेसिटेंस दे दी, सही है। मैंने जो है ना तुम्हें, और उसकी जो है ना हमने टाइम कांस्टेंट निकाली, 1 मिली सेकेंड आ रहा है, ओके। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट e⁻−t/RC, सही है। और लेट से तुमने ये सर्किट बना लिया लाइक दिस, सही, ये तुम्हारे पास कैपेसिटर था, सही है। और तुमने उस कैपेसिटर को कनेक्ट किया भाई एक अदद रजिस्टर से, सही है। ये तुम्हारे पास आ गया एक अदद रजिस्टर, सही है। अच्छा जी, 10,000 इसकी वैल्यू है, सही है। और 0.1 माइक्रोफैरेड इसकी वैल्यू है, सही है। अब मसला ये है कि तुमने कैपेसिटर लगा दिया, तुमने रेजिस्टर भी लगा दिया, सही है। अब तुम ये देखना चाह रहे हो कि ये कैपेसिटर कितना टाइम लगाएगा डिस्चार्ज होने में, ओके। तुम्हारे पास ये इक्वेशन भी है, सही है। अब तुमने टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली 1 मिली सेकेंड, सही है। तुम्हें ये बात पता है, तुमने कैलकुलेशन परफॉर्म की, थोड़ी सी तुमने सीरीज ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म की, तुम्हें ये पता चल गया कि जब हम टाइम को 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये जीरो हो रहा है, सही, अप्रोक्सीमेटली डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि ये जो कैपेसिटर है जो 0.1 माइक्रोफैरेड का है, इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 5 मिली सेकेंड, ओके।
सही हो गया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि तुमने क्या किया, जी सर। तुमने बेसिकली तुम ये अज्यूम करते रहे कि भाई ओके क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस, अब टी की जगह तुमने कहा कि अच्छा टी को जो है ना हम इक्विवेलेंट कर देते हैं टू टाउ के, सही है, टाउ की जो भी वैल्यू आ रही है उसके बराबर कर देते हैं, क्योंकि टाइम तो कम ज्यादा कर सकते हो ना, आप स्टॉप वॉच से देख रहे हो, सही है, आप 2 मिली सेकंड के लिए स्टॉप वॉच चला लो, 3 मिली सेकंड के लिए कर लो, ओके। तो आपने 2 मिली सेकंड के लिए स्टॉप वॉच चलाया, आपने करनी है, अभी भी नहीं चार्ज हो रहा, जीरो, अभी भी नहीं हो रहा, सही। तो इस वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, आप में आपको उसके अंदर देखना होता है कि अच्छा ये कैपेसिटर इतने टाइम में डिस्चार्ज हो, जैसे अब मान लो बैटरी है, मतलब कोई लैपटॉप की बैटरी आप बना रहे हो कि आपने उसके अंदर कैपेसिटर लगा दी, रेजिस्टर लगा दी, सर्किट बना दिया, राइट। अब आपको ये भी तो बताना है ना सामने वाले बंदे को, जिस बंदे को आप लैपटॉप बेच रहे हो, कि भाई इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी है, तो वो बैटरी टाइमिंग आप कैसे निकालोगे, कैपेसिटर की और रेजिस्टर की और समवॉट जो है वो उसकी उसके टाइम कांस्टेंट को यूज करोगे, और आपको पता है कि 5 टाइम कांस्टेंट में वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप बता दो कि भाई अच्छा ओके, अगर टाइम कांस्टेंट इतना बन रहा है तो 5 टाइम कांस्टेंट इतना बनेगा, जब 5 टाइम कांस्टेंट इतना बनेगा तो डिस्चार्जिंग टाइम इतना हो गया। समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? जी सर, क्लियर है। परफेक्ट, थैंक यू। सही। अच्छा मैंने ये बता दिया कि टाइम कांस्टेंट तुम ग्राफ पे कहाँ दिखेगा, सही है, 37% पे दिखेगा, सही है, और एग्जैक्टली 5 टाइम कांस्टेंट पे ग्राफ जो है ना वो जीरो हो जाएगा, यानी जो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे तकरीबन 5 टाइम कांस्टेंट बन रहा होगा, ओके। और यहाँ पे जो है वो तुम्हारा जो चार्ज होगा, जो वोल्टेज होगा, जो करंट होगा, वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, राइट। तो उससे पहले पहले अगर तुम कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज कर दोगे तो तुम्हारा सर्किट जो है सम वॉट वर्किंग कंडीशन में रहेगा, राइट। अदरवाइज जो है ना सर्किट बिल्कुल डाई आउट हो जाएगा, और फिर तुम्हें जो है दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा, फिर दोबारा डिस्चार्ज करना पड़ेगा, फिर दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जितनी भी बैटरीज होती हैं उन सब के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगता है कि वो जो है 37% जो है वो 37% ऑफ द मतलब जो है ना वो डिस्चार्ज होती है, फिर उसके बाद उस तरह से चलती रहती है, राइट। तो खैर, अच्छा, अब यहाँ तक हम बात कर लिए हैं, और हमें एक चीज़ और देखनी है कि इनकी ये भी चीज़ आ जाती है अक्सर, सही है, कि अगर मेरे पास जो इक्वेशन मैंने दी हुई है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या टी अपॉन टाउ ले लो, सही है। इन इक्वेशन को ना हमने लीनियराइज करना होता है, ओके, लीनियराइजेशन, सही, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ जाता है, सही। तो अगर तुम लोग मैथ्स वाले हो, तो दो बच्चे मैथ्स वाले हैं, अब्दुल्ला भाई मैथ्स वाले नहीं है, तो बस ये थोड़ी सी देख लो, रट्टा लगा लो, अगर रट्टा लगा सकते हो तो उससे हो जाएगा, सही है, वरना थोड़ा सा देख लो। तो लिनियराइजेशन का मतलब ये है कि हम इसको जो है ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बराबर बना रहे हैं, और इसका ग्राफ बना के देखेंगे कि ग्राफ क्या बता रहा है, सही। इसका जनरल ग्राफ तो हमने बना लिया जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, राइट। और इसके अलावा अगर जो दूसरा ग्राफ बनाना है तो उसको भी हम देख लेते हैं, राइट। समझ में आ जाती है, अगर मैथ्स तुमने पढ़ी हो तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, मैथ्स नहीं पढ़ी भी नहीं समझ में आती तो रट्टा लगा लेना, सही है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम क्या करने लगे, हम क्यू ओवर क्यू नॉट, सही है, इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, सही है। अब आपके पास जो है ना एक फंक्शन होता है, हम उसको एल एन कहते हैं, नेचुरल लॉग, और वो जो है एक्सपोनेंट को ई को कैंसिल कर देता है, सो हम एल एन यहाँ पे लगा देते हैं क्यू ओवर क्यू नॉट, सही है। सही है, इज इक्वल्स टू एल एन ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ओके। अच्छा जी। तुम्हें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जब जो है एल एन ए टाइम्स बी होगा, सही है, तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो एल एन ए प्लस एल एन बी, ओके। बट अगर तुम्हारे पास जो है वो एल एन ए प्लस एल एन ए प्लस बी हो, तो तुम उसको ऐसे नहीं लिख सकते एल एन ए प्लस एल एन बी, ओके। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, द फर्स्ट वन इज पॉसिबल, द सेकंड वन इज नॉट पॉसिबल। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, सही है। इसी वजह से अगर तुम्हारे पास जो है वो एल एन ए डिवाइडेड बाई बी हो, तो तुम उसको किस तरह से लिख सकते हो, एल एन ए माइनस एल एन बी, ओके। एल एन बी, सही। एल एन की कुछ रूल बता रहा हूँ ताकि जो है ना तुम्हारे लिए समझने में आसानी हो, सही है। जब एल एन के साथ ई आएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी, थोड़ा सा इसको अच्छा, अगर एल एन ई टू दी पावर लेट से एक्स है, सही है, तो क्या होगा, ये एल एन और ई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स जो है वो बेस बन के नीचे आ जाएगा, ओके। ये तीसरी चीज हो गई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सही। अच्छा, बाकी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि एल एन जो है, एल एन वन जो होगा वो हमेशा जीरो हुआ करेगा, सही है।
एल एन लेस देन वन वो तुम्हारे पास जो है वो नेगेटिव होगा, सही है। एल एन लेस देन वन जो होगा वो तुम्हारे पास नेगेटिव होगा, सही हो गया। सो इससे घबराना नहीं है, ओके। सो एल एन अगर आपके पास जो है वो, मैं क्या बोलूँ, जीरो से लेकर वन तक, जीरो से लेकर वन तक जो है वो एल एन की वैल्यू नेगेटिव के अंदर होगी, सही। वन से जो भी बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जीरो से वन तक जो होगा वो नेगेटिव होगा। और आपके पास जो है एल एन नेगेटिव में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, एल एन नेगेटिव जो है वो इन्फिनिटी होता है, राइट। ये तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। यानी यानी अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाने की कोशिश करूं, मेरे जहन में एक नंबर लाइन आ रही है। सो मैं अगर यहाँ पे जो है वैल्यू दे दूं, जिसको मैं कह रहा हूँ ज़ीरो। सही, अगर मैं इसको ज़ीरो कहूँ तो ये ज़ीरो कब होगा, कि जब हमारे पास एल एन वन होगा, सही है। और ज़ीरो से अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाऊँ, सही है। अगर मैं नेगेटिव नंबर की तरफ जाऊँ तो ये मुझे जो है एल एन जस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो से ऑल द वे टिल एल एन वन तक जो है ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़, ओके। ये मुझे नेगेटिव वैल्यू, तुम इसको कैलकुलेटर में रख के भी चेक कर सकते हो। तुम रख लो एल एन पॉइंट जीरो वन, तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट देगा, सही है। अगर एल एन जीरो रखोगे तुम्हें इन्फिनिटी दे देगा, सही है। अगर तुम एल एन जीरो कैलकुलेटर में रखोगे तुम्हें इन्फिनिटी दे देगा, और मैथ्स जो कैलकुलेटर के अंदर इन्फिनिटी आती है वो मैथ्स एरर की टर्म में आती है, ओके। सो इसके अलावा जो होगा ये जो है ना एल एन अनडिफाइंड है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, सही है। अनडिफाइंड, सही है। कब अनडिफाइंड है, एल एन नेगेटिव वैल्यू के लिए। सो एल एन नेगेटिव वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है, एल एन ग्रेटर देन जीरो टिल वन वो आपके पास नेगेटिव होगा। और एल एन जीरो से जो बड़ा एल एन के अंदर अगर तुम वन से बड़ी नंबर डालोगे तो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट दिया करेगा, ओके। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है एल एन का, सही हो गया। तो अब यहाँ पे जो है जब हम इसको एक्सपैंड करें तो हमारे पास जो है ना ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग रही है ये वाली, सही है। सो ये हो जाएगा एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट, ओके। और यहाँ पे एल एन और ई कैंसिल हो जाएगा, सो जो पावर थी वो बेस बन जाएगी, सो टी ओवर आर सी, राइट। एंड क्यू नॉट को वहाँ भेज दो, सो तुम्हारे पास हो जाएगा एल एन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी ओवर आर सी, राइट, प्लस एल एन क्यू नॉट, ओके। ये तुम्हारे पास इक्वेशन हो रही है, राइट। इसी तरीके से तुम वोल्टेज के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो, एल एन वी इज इक्वल्स टू माइनस टी ओवर आर सी प्लस एल एन वी नॉट, ओके। एंड सिमिलर गोज फॉर करंट, ओके, माइनस टी ओवर आर सी प्लस एल एन आई नॉट, ओके। सो ये तुम्हारे पास है। अच्छा जी, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि भाई क्या ये लिनियराइज हुई है या नहीं हुई, तो बेसिकली अगर तुम इसको कंपेयर करो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से तो तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये लिनियराइज हो चुकी है, सही है। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, भाई वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ओके। और इसमें मेरे पास y क्या है, इसमें मेरे पास जो y है वो मेरे पास है एल एन आई क्यू या फिर टी वी, सही, जो भी तुम लेना चाहो। सो मैं एक का ग्राफ बना रहा हूँ, बाकी सब उसी तरह से बनेंगे, सही। मैं सिर्फ क्यू का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सब उसी तरह से बनेंगे, सही। सो यहाँ पे हमने लेना है एल एन क्यू, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्सिस टाइम, सही। तो जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास बनेगा लाइक दिस, ओके, सही। और ये जो वाई इंटरसेप्ट होने वाला है ये हमारे पास होगा एल एन क्यू नॉट, सही है, जो कि वाई इंटरसेप्ट है, सही है। क्यू नॉट वी नॉट और आई नॉट वाला, सही है। और नेगेटिव ग्रेडियंट जो है ये आपको बता देगा
ग्रेडियंट आपके पास बराबर होगा -1/RC के, राइट। सो अगर इस तरह का कोई ग्राफ दिया हो तो आप उसके ग्रेडियंट से RC की वैल्यू, उसके ग्रेडियंट को निकाल लोगे, R और C उसमें से आप निकाल सकते होगे, ओके। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है, सही हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है, इन इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने, Q = CV यूज होगा, सही है। और Q = IT यूज हो रहा है, सही है। और V = IR, V = IR, सही है। ये तीन फार्मूले यूज हो रहे हैं, और उसके बाद जो है x = x0 e⁻t/RC, राइट। और यहाँ पे x और x0 को तुम वोल्टेज, करंट या चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो, ओके। सो ये चार फार्मूले जो है इसकी कैलकुलेशन के अंदर यूज हुआ करेंगे, राइट। जिसके अंदर से ये तीन फार्मूलाज जो हैं, ये वाले जो तीन फार्मूलाज हैं, ये इनिशियल वैल्यूज के अंदर के लिए, सही है। जब तुम किसी भी चीज़ की इनिशियल वैल्यू निकालोगे, इनिशियल चार्ज, इनिशियल करंट, तो तुम वो वाला, ये वाला फार्मूला यूज करोगे, राइट। ये होंगे इनिशियल के लिए, उसको हम लिख देते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, सही। सो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू के लिए होंगे, और बाकी जो नीचे वाला है वो आप किसी भी टाइम के लिए काम कर सकते होगे। सो बस अब हमारे पास जो है यहाँ तक कैपेसिटेंस की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, सही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके जो है ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सही। चलिए, बस अब आज की कहानी तक करते हैं। अब इंशाल्लाह जो है जी वो सर। कल की क्लास में देखेंगे, सही। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।